brought to you by Sensodyne K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। What's happening in America's college campuses is horrific. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. They call for the annihilation of Israel. They attack Jewish students. They attack Jewish faculty. This is reminiscent of what happened in German universities in the 1930s. It's unconscionable. It has to be stopped. It has to be condemned and condemned unequivocally. ये थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो बोल रहे थे कि अमेरिका के कॉलेजों में जो चल रहा है वो बेहद घटिया है, इसको तत्काल रोकने की जरूरत है। क्या हो रहा है अमेरिका के कॉलेजों में? फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र इजराइल से रिश्ता तोड़ने और गाजा में संघर्ष विराम जैसी मांगों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कैंपस में तंबू लगा लिया है और मांगे पूरी होने तक वहीं बने रहने की बात कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हुई थी। धीरे धीरे पूरे अमेरिका के कॉलेजों में फैल गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने सैकड़ों छात्रों को अरेस्ट भी कर लिया है, मगर वे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक झलकी इसकी आप देखें। चौबीस अप्रैल को ये मामला और बढ़ गया। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर माइक जॉनसन कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करने के लिए। वहां उनके साथ धक्का मुक्की हुई। जब वो बोलने के लिए खड़े हुए, उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। देखिए। Today, Hamas issued an endorsement statement of the protesters on this campus. They called them the future leaders of America. It is detestable. All of this has to be said because the cherished traditions of this university are being overtaken right now by radical and extreme ideologies. They place a target on the backs of Jewish students. आगे जॉनसन ने चेतावनी भी दी। बोले अगर प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तो यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने और नेशनल गार्ड भेजने पर विचार किया जा सकता है। नेशनल गार्ड यूएस मिलिट्री का हिस्सा है। राज्य और केंद्र दोनों के अधीन होते हैं। उन्हें किसी प्राकृतिक आपदा या सिविल अनरेस्ट की स्थिति में बुलाया जाता है। उनको अमेरिका के बाहर भी तैनात किया जा सकता है। छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नेशनल गार्ड्स को बुलाने का सबसे बड़ा उदाहरण 1970 का है। 1960 और 70 के दशक में अमेरिका वियतनाम वॉर में शामिल था। इसमें जान माल का भारी नुकसान हो रहा था। इसके खिलाफ देश भर में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने मोर्चा खोल दिया। उनकी मांग थी कि सरकार अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाए और जंग खत्म करे। इसी कड़ी में मई 1970 में ओहायो की केंट यूनिवर्सिटी में एक रैली बुलाई गई। इसको रोकने के लिए नेशनल गार्ड्स को बुलाया गया। जब भीड़ काबू में नहीं आई, उन्होंने गोलियां चला दी। इसमें 4 छात्रों की मौत हुई जबकि 9 घायल हो गए। तो आज के शो में हम जानेंगे अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में प्रो फिलिस्तीन प्रोटेस्ट की कहानी क्या है, इन प्रदर्शनों का अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है और प्रो फिलिस्तीन प्रोटेस्ट की तुलना वियतनाम वॉर के खिलाफ हुए आंदोलन से क्यों हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात अमेरिका में चल रहे प्रोटेस्ट की। अभी आपकी स्क्रीन पर माइक थामे टेंट में बैठे फ्री फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाते लोगों की भीड़ दिख रही होगी। आज के दिन ये नज़ारा अमेरिका की सभी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। दिनों दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ प्रोटेस्ट पर होने वाली राजनीति भी तेज हो गई है। अमेरिका से लेकर इजराइल तक की राजनीति में इसका असर देखा जा सकता है। तो कैसे शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट? सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास और दूसरे फिलिस्तीनी गुटों ने इजराइल पर हमला किया। 1100 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी। 250 से ज्यादा को बंधक बना लिया। हमले के बाद इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। दुनिया के अधिकतर देशों ने हमास के हमले की निंदा की। कुछ देशों ने फुल सपोर्ट का वादा किया। फुल सपोर्ट देने वालों में अमेरिका सबसे आगे था। अमेरिका पिछले कई दशकों से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। उसने इजराइल को दी जाने वाली मदद बढ़ा दी। अपना जंगी बेड़ा इजराइल की सीमा के पास तैनात कर दिया। बोला अगर किसी ने इजराइल हमास जंग का फायदा उठाने की कोशिश की, उसको हमसे निपटना होगा। फिर 18 अक्टूबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का दौरा किया। उन्होंने भी अनकंडीशनल सपोर्ट का भरोसा दिया। इस शह के आधार पर इजराइल ने गाजा में अपना मिलिट्री कैंपेन तेज कर दिया। बाइडेन के लौटने के कुछ दिन बाद इजराइल ने गाजा में जमीनी हमले को मंजूरी दे दी।
तब से इजराइल एक अंतहीन युद्ध में उलझा हुआ है। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजराइल के हमले में 34,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इनमें से 70% महिलाएं और बच्चे हैं। इसके अलावा 20 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। 6 लाख से ज़्यादा लोग भुखमरी के कगार पर हैं। 6 लाख से ज़्यादा बच्चे पिछले 6 महीने से स्कूल नहीं गए हैं। अस्पतालों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों पर इजराइल का कहर टूटा है। इन वजहों से इजराइल पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश पब्लिकली इजराइल को संयम बरतने की सलाह दे चुके हैं। हालांकि उसका कोई असर नहीं हुआ है। इजराइल अधिकतर आरोपों को नजरअंदाज कर देता है। हालांकि 1 अप्रैल को वर्ल्ड सेंट्रल किचन के काफिले पर हमला हुआ, तब उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। 2 अफसरों को बर्खास्त भी करना पड़ा। उस बार हुआ बस ये था कि मरने वालों में अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के नागरिक शामिल थे। अब सवाल ये उठता है कि जंग तो इजराइल और हमास के बीच हो रही है, इसमें अमेरिका कहाँ से आया? जैसे कि हमने पहले भी बताया, अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। वो हर साल इजराइल को लगभग 30,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देता है। जंग शुरू होने के बाद उसने मदद बढ़ाई है। 24 अप्रैल को राष्ट्रपति बाइडेन ने 1,25,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा सैन्य मदद को मंजूरी दी है। इसका इस्तेमाल गाजा में चल रही जंग में होगा। अमेरिका ने डिप्लोमेटिक मंचों पर भी इजराइल का भरपूर साथ दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में संघर्ष विराम के लगभग सभी प्रस्तावों पर उसने वीटो किया। सिर्फ एक दफा उसने वीटो नहीं किया, मगर तब प्रस्ताव की भाषा बहुत कमजोर थी। और तो और अमेरिका ने कहा कि इजराइल प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इजराइल गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकार का जितना भी उल्लंघन कर पा रहा है, उसमें अमेरिका की मदद सबसे अहम है, चाहे वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, इंटेलिजेंस सपोर्ट हो या फिर मिलिट्री सपोर्ट। इसलिए जंग की शुरुआत से अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इजराइल हमास जंग का मुद्दा छाया हुआ है। लोग 2 धड़ों में बंट गए हैं। एक धड़ा कहता है इजराइल दशकों से भेदभाव और आतंकवाद का शिकार रहा है, इसलिए अमेरिका को उसकी हर संभव मदद करनी चाहिए। दूसरा धड़ा कहता है अमेरिका गाजा की जंग में ईंधन भर रहा है, इसलिए वहां होने वाले अपराधों में उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। चूंकि अमेरिका में दोनों धड़ों का अपना अपना सपोर्ट बेस है, उनका प्रतिनिधित्व सड़क से लेकर संसद तक है, इसलिए इजराइल हमास जंग का मुद्दा टकराव की वजह बन गया। प्रोटेस्ट यूनिवर्सिटीज तक कैसे पहुंचा? अमेरिका में फ्री स्पीच का अधिकार संविधान में निहित है। यूनिवर्सिटीज इस अधिकार की पहली प्रयोगशाला माने जाते हैं, इसलिए अमेरिका में स्टूडेंट प्रोटेस्ट का लंबा इतिहास मिलता है। 1960 और 1970 के दशक में वियतनाम वॉर के खिलाफ हुआ आंदोलन इसका बड़ा उदाहरण है। इजराइल हमास जंग के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई मौकों पर प्रोटेस्ट की भाषा हिंसक भी हुई है। आरोप है कि यहूदियों और इजराइल के खिलाफ विवादित नारे लगाए जा रहे हैं। इससे यहूदी छात्रों और अध्यापकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इसी वजह से दिसंबर 2023 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के प्रेसिडेंट्स को समन भेजा गया। संसद की कमेटी ने लाइव हियरिंग में 5 घंटों तक पूछताछ की। उनसे यहूदी विरोधी प्रदर्शनों पर सवाल पूछे गए, मगर उन्होंने नारेबाजी को फ्री स्पीच के खिलाफ में मानने से इनकार कर दिया। इसका भारी विरोध हुआ। बाद में हार्वर्ड और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट्स को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने इस्तीफे की अलग वजह बताई, मगर इसका सिरा सीधे तौर पर इजराइल हमास जंग से जुड़ा था। अब हालिया मामला भी जानते हैं। अप्रैल 2024 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर आरोप लगे कि प्रशासन ने यहूदी विरोधी प्रदर्शनों को रोकने और यहूदी छात्रों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। 17 अप्रैल को कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट नेमत शफीक को संसदीय कमेटी ने सुनवाई में बुलाया। कहा कि शफीक का फोकस फ्री स्पीच की सुरक्षा से ज्यादा यहूदी विरोधी प्रोटेस्ट को रोकने पर था। कोलंबिया में छिटपुट प्रोटेस्ट पहले से चल रहा था, मगर शफीक की सुनवाई के बाद छात्र संगठनों ने कैंपस में टेंट लगा लिया। उनका इरादा लंबे समय तक प्रोटेस्ट जारी रखना है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पहले उन्हें टेंट हटाने के लिए कहा। जब वे नहीं माने तो पुलिस बुलाई गई। 18 अप्रैल को पुलिस ने 108 छात्रों को अरेस्ट किया। हालांकि इसके बावजूद धरना खत्म नहीं हुआ। अभी भी बड़ी संख्या में लोग कैंपस में जमा हैं। इनमें छात्र और आम नागरिक दोनों शामिल हैं। कोलंबिया में अरेस्ट की खबर के बाद कुछ और यूनिवर्सिटीज ने सपोर्ट में प्रोटेस्ट शुरू किया। इस समय अमेरिका के लगभग 20 दिग्गज कॉलेजों में फ़लस्तीन के समर्थन में रैलियां हो रही हैं। इन रैलियों में छात्रों के साथ साथ फैकल्टी मेंबर्स भी शामिल हुए हैं। अमेरिका के अलावा प्रोटेस्ट की आग फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट के कॉलेजों तक भी पहुंच गई है। वहां भी स्टूडेंट्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के सपोर्ट में इकट्ठा हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगे क्या क्या हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। इजराइल हमास जंग में तत्काल संघर्ष विराम हो, अमेरिकी कॉलेज इजरायली यूनिवर्सिटीज के सहयोग से चलने वाले एकेडमिक प्रोग्राम्स को
खत्म करें, अमेरिकी कॉलेज ऐसी कंपनियों के साथ नाता तोड़ें जो इजराइल का समर्थन कर रही हैं, अमेरिकी कॉलेज ऐसी रिसर्च प्रोग्राम्स पर ताला लगाएं जिसका फायदा इजराइल की मिलिट्री को मिल रहा है। इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए हमने अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से बात की। उनसे पूछा अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना कैसे बढ़ा और इस प्रोटेस्ट में यहूदी और इस्लाम का फैक्टर कहां से आया। देखिए, ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं हम पहले भी देख रहे थे कि इसकी शुरुआत मुझे लगता है वहां से हुई जब काफी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएस की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को हम समर्थन नहीं देंगे। डोमेस्टिकली जब प्राइमरीज हो रही थी तो हमने उसमें भी देखा था कि किस तरह से जो बाइडेन के समर्थक थे उन्होंने बाइडेन को ना चूज करते हुए अनआइडेंटिफाइड नेम्स लिखे और उस तरह की चीजें की। बट अमेरिका में स्टूडेंट प्रोटेस्ट का इतिहास रहा है यूनिवर्सिटीज में, और तो ये अपने आप में आई थिंक एक उस पॉइंट पे आ गया है कि अमेरिका को अब अनफॉर्चुनेटली बोलिए आप, चूज करना पड़ रहा है कि वो इस लाइन पे कैसे चले। अभी तक हमने देखा था कि जब अक्टूबर में हमला हुआ था तो पूरा अमेरिका एकजुट खड़ा था इजराइल के साथ, लेकिन उसके बाद की जितनी चीजें हुई हैं, जिस तरह की चीजें वहां पे हुई है, अमेरिका ने खुद ने इजराइल के साथ थोड़ी सी दूरी बनाई है, बढ़ाई है। तो आई थिंक उसको देखते हुए, जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है उसको देखते हुए ये प्रोटेस्ट बड़े हैं। इसमें रिलीजन अनफॉर्चुनेटली इन्वॉल्व हो गया है, जो एक मुझे लगता है कि कभी भी किसी भी प्रोटेस्ट में जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनके लिए बहुत लो हैंगिंग फ्रूट होता है कि आप धर्म से जोड़ दीजिए किसी भी चीज को। सो रादर देन आस्किंग फॉर सीज फायर, अनफॉर्चुनेटली अब हो ये गया है कि इस्लामोफोबिया इसमें हमें नजर आ रहा है, इसमें हमें एंटीसेमिटिज्म नजर आ रहा है कि जो ज्यूइश स्टूडेंट्स हैं उनको कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्सिटी में मत जाइए या इन पर्सन क्लासेस नहीं होगी। प्रोफेसर्स जो है ज्यूइश, उनको बोला जा रहा है, एक प्रोफेसर थे एनवाईयू के, उनका बैज जो था उसको डिसेबल कर दिया गया कि वो प्रोफेसर अपनी यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर ना दे। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। और जहां तक इसमें जो हम कोस्ट टू कोस्ट अब देख रहे हैं, फ्रॉम ईस्ट कोस्ट एनवाईयू से लेके यूएससी सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जिस तरह की चीजें हो रही है, तो इसमें एक ये भी चीज होती है कि यू ऑल्सो वॉन्ट टू शो कि यू ऑल्सो फिट इन। कभी भी जब भी हमने देखा, जब भी कोई भी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज इस तरह की चीजें करती हैं तो बाकी यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट ग्रुप्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं टू शो कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द चेंज ऑफ द वॉइस ऑफ चेंज। तो आई थिंक थोड़ा बहुत इसमें वो भी चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू नॉट एंड वेल ईदर वेज, इट्स नॉट गोइंग टू एंड वेल। और इससे सिर्फ जो उनका मेन मुद्दा है सीज फायर का, आई थिंक वो हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। अनफॉर्चुनेटली रिलीजन को और इस तरह की चीजें जो है उस पर अब फोकस चला गया, और आई थिंक somebody should step in to make sure कि जो मेन फोकस है वो सीज फायर पर रहे। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर कैसे असर डालेगा और क्या राष्ट्रपति चुनाव में ये मुद्दा छाया रह सकता है? बिल्कुल यहाँ की डोमेस्टिक पॉलिसीज पे बहुत बड़ा मुद्दा है ये। डेमोक्रेट्स जो पोलिंग करवा रहे हैं अपने समर्थकों की, उसमें बार बार उठ के ये मुद्दा सामने आ रहा है। आज से 4-5 महीने पहले इमिग्रेशन था नंबर 1 मुद्दा, उसके बाद ये डोमेस्टिकली चीजें थी इन्फ्लेशन को लेके और इकोनॉमी को लेके, और नंबर 4 पे इसराइल और ये वॉर, इसराइल और हमास का वॉर प्लस रशिया यूक्रेन का वॉर था। अब जो पोलिंग आ रही है उसमें नंबर 2 पे आ गया है ये मुद्दा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है डेमोक्रेट्स के लिए। और मैं इसमें थोड़ा सा आपको अगर डिटेलिंग दूं, क्योंकि हमारे भारत के भी जो सांसद हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं। मैं अब क्योंकि आपने पूछा कि कितना डोमेस्टिकली पॉलिटिकली चार्ज्ड एनवायरनमेंट है, हमारे जो डेमोक्रेटिक सांसद हैं श्री थानेदार मिशिगन में, उन्होंने खुल के इसराइल का समर्थन किया था। अब उनके विरुद्ध 4 लोग खड़े हुए हैं जिनको जो पैलेस्तीन के समर्थकों, जो समर्थन वाले लोग हैं वो उनके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। रशीदा तलाब का नाम बार बार आता है कि उन्होंने फंडिंग दी है उन लोगों को श्री थानेदार के अगेंस्ट में खड़े होने के लिए। तो हर लेवल पे मुझे लगता है ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। भारत के ही सांसद रोग खन्ना जो है, उन्हें एक तरह से संकट मोचन बनाया है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो अरब्स हैं और जो मुस्लिम्स हैं उनसे बात करे रोग खन्ना, उन्हें समझाएं कि जो यूएस की पॉलिसी है या जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा बनते जा रहा है। और जितने लोगों से मेरी बात हुई है, जो बाइडेन और यूएस की ये इच्छा है, ये चाह है कि समर में जल्दी से जल्दी इस पे सीज फायर आ जाए, तो
इस मुद्दे को एक विन के तौर पे वो पेश कर सके अमेरिकियों के सामने कि देखिए हमने सीज फायर जो है वो अचीव कर लिया है, और लोग ये जो भी हो रहा है उससे भूल जाए और फिर से डोमेस्टिक पॉलिसीज पे आ जाए। बट अभी तो ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है, एंड इसे रोकना बहुत जरूरी है जो बाइडेन के लिए। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका की जनता अलग अलग धड़ों में बटी है। एक धड़ा इजराइल के साथ खड़ा दिखता है, दूसरा धड़ा इजराइल के खिलाफ। इसके चलते एंटी सेमिटिक और इस्लामोफोबिक घटनाओं में बढ़ोतरी दिखी है। इजराइल हमास जंग अमेरिका के आम लोगों को कैसे बांट रही है और क्या इसका असर अमेरिका इजराइल संबंधों पर पड़ सकता है? देखिए, संबंधों पे असर तो पड़ा है। हमने देखा है कि अमेरिका के जो सेनेट के लीडर हैं चक शूमर, उन्होंने ओपनली कहा था कि बीबी मस्ट गो, यानी नेतन्याहू जो है उन्हें रिजाइन करना होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप मसलन के तो मतलब एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर चक शूमर ये कह देते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को जाना होगा, कितनी बड़ी बात है एक इतने बड़े नेता के विरुद्ध ऐसा कहना। तो असर जरूर पड़ा है। फोन कॉल्स में, रीड आउट्स में हम देख रहे हैं जो भी व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट्स आते हैं या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, असर जरूर पड़ा है। और जो आप कह रहे हैं कि एक आम जनता को इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, देखिए जो इसमें दो ब्लॉक्स हैं। एक जो पॉलिटिकली एक्टिव है और जिनकी हम वॉइसेस सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक है हमारी साइलेंट अमेरिका की साइलेंट मेजोरिटी। साइलेंट मेजोरिटी के पास ज्यादा ओपिनियन दिखाने के लिए है नहीं। आई थिंक मैंने जब थोड़े बहुत जो स्पेशली जो रिपब्लिकन लोग हैं उनसे जब मेरी बात हुई थी, वो चाहते हैं कि ये इस पे सीज फायर हो जाए। वो चाहते हैं कि डोमेस्टिक मुद्दों पे चुनाव जो है वो लड़ा जाए। लेकिन हमेशा से हम ये कहते हैं कि अमेरिका में एक तरह का जो अंडरलाइंग सेंटिमेंट है, यहाँ की जो आम जनता है वो चीजों को ग्रास्प अभी तक नहीं कर पाई। यहाँ पे जिस तरह के इमिग्रेंट आए हैं, अपने रिलीजन्स लाए हैं, अपने बायसेस लेके यूएस में आए हैं, मौजूद हैं, आई थिंक उसको ग्रास करना आम जनता के लिए आसान नहीं होता। तो यूजुअली हम हमेशा ये देखा गया है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है फॉरेन पॉलिसी को लेके, उसमें सिर्फ वही लोग डिसेंट में आते हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव है या पॉलिटिकली नॉलेजेबल है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये भी लगता है कि एक तरह से थोड़ा बहुत इसमें जो हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वहां पे एक लेफ्ट प्रोग्रेसिव बायस ज्यादा है कुछ, और उसी की वजह से हम देख रहे हैं। हमने देखा एक भारतीय लड़की आजादी के नारे लगा रही थी, और वो थोड़ा सा मुझे भी अटपटा लगा कि उसका मुझे समझ में नहीं आया। मतलब टू बी वेरी फ्रैंकली ऑनेस्ट विथ यू, मुझे ये समझ में नहीं आया कि हाउ वुड समबडी गो टू दैट एक्सटेंट। क्योंकि ये जो ना जिस तरह के नारे हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, इट्स नॉट अबाउट सीज फायर। कईयों ने हमास के साथ ओपनली खड़े होने की बात कही है। तो ये ट्रबलसम है, लेकिन इट्स वेरी लिमिटेड, और इसका जो डेंट है ये मुझे लगता है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी को सहना होगा। आई थिंक अब रिपब्लिकन्स जो है या रिपब्लिकन समर्थक जो है, दे आर नॉट वेरी कीन ऑन फाइटिंग फॉर दिस। उनका ये है कि जल्दी से जल्दी इसे खत्म करके लेट्स फोकस बैक ऑन डोमेस्टिक पॉलिसीज। अमेरिका में स्टूडेंट प्रोटेस्ट का लंबा इतिहास रहा है। वियतनाम वॉर के दौरान हुए प्रोटेस्ट इसका बड़ा उदाहरण है। हालिया प्रो फिलिस्तीन प्रोटेस्ट की तुलना वियतनाम वॉर के दौरान हुए प्रोटेस्ट से की जा रही है। इस तुलना में कितना दम है? देखिए, उस लेवल का हमने प्रोटेस्ट नहीं देखा है अभी। जब वियतनाम वॉर पे जिस तरह के प्रोटेस्ट हमने देखे, तो उसमें स्टूडेंट्स तो थे ही थे, उसमें हम जनता भी बहुत इन्वॉल्व थी। मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, जॉन लेलन ने गाना भी निकाला था बीटल्स के, गिव पीस अ चांस। तो आई थिंक उस लेवल पे अभी तक चीजें नहीं है। आई थिंक पॉपुलर कल्चर की अगर आप बात करें और इस प्रोटेस्ट की बात करें, तो उस लेवल पे ये प्रोटेस्ट अभी तक तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, अरेस्ट हुए हैं। यूएस के जो हमारे हाउस के स्पीकर है वो एनवाईयू में स्पीच देने गए थे। तो आई थिंक इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। हाँ, अगर ये प्रोटेस्ट बढ़ जाता है वियतनाम वॉर में, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स की जानें भी गई थी, गोलियां चली थी, उस तरह की चीजें भी हुई थी, तो उस हद तक तो अभी फिलहाल हम आज अप्रैल 25 को बात कर रहे हैं, तो अभी तक तो उस लेवल का नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर उस तरह का बढ़ता है तो हाँ, हम एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है यूएस में फिलहाल अभी तक इतना ज्यादा, क्योंकि उस प्रोटेस्ट में एक आम जनता बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी और हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। अभी ये लिमिटेड है, ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज में भी जो समर्थन है वो बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि पूरी मतलब 80% यूनिवर्सिटीज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट। तो अब देखना होगा, विल हैव टू वेट एंड वॉच। कई यूनिवर्सिटीज ने एक्शन लिए हैं, थोड़े बहुत अरेस्ट हुए हैं,
तो विल हैव टू देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में ये प्रोटेस्ट आग पकड़ते हैं कि नहीं, लेकिन इन्हें अभी कंपेयर करना मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, कहा है कि अगर आप ईरान से व्यापार करेंगे तो आपको भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। पूरा मामला आपको बताते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिनों के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे। 24 अप्रैल को उनका दौरा खत्म हुआ। इस दौरान पाकिस्तान और ईरान के बीच कई व्यापार समझौतों पर सहमति बनी। मसलन एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में सहयोग बढ़ाया जाएगा, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाकर लगभग 83,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किया जाएगा, जो अभी लगभग 16,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा रही ईरान पाकिस्तान के बीच बन रही पाइपलाइन की। क्या ये प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट की नींव 2013 में रखी गई थी। मकसद था पाइपलाइन के जरिए सीधे ईरान से तेल का आयात। इसकी लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर होनी थी। उस समय कहा गया कि इससे पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस का समाधान हो जाएगा। प्रोजेक्ट के ऐलान के समय अमेरिका ने इस पर आपत्ति जताई, कहा ईरान पर प्रतिबंध लगे हैं, पाकिस्तान ने डील की तो उनको भी प्रतिबंध झेलने होंगे। इसके चलते पाकिस्तान ने काम अटका दिया, लेकिन ईरान ने अपनी तरफ से पाइपलाइन बनाना जारी रखा। अब ईरान का कहना है कि हमारी तरफ से पाइपलाइन पूरी बन चुकी है, हम इसमें 16,000 करोड़ रुपए भी लगा चुके हैं। पाकिस्तान अपनी तरफ से काम पूरा करे जिससे ये प्रोजेक्ट भी पूरा हो सके। पाकिस्तान अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से अब तक अपनी तरफ की पाइपलाइन नहीं बना पाया है। इब्राहिम रईसी के दौरे में दोनों देश इस प्रोजेक्ट को पूरा करने को लेकर सहमत दिखे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच और भी दूसरे व्यापारिक समझौते हुए, जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया। इस पर अमेरिका का रिएक्शन आया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि ईरान के साथ बिजनेस डील करने वाले किसी भी देश को प्रतिबंधों के जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति के बारे में खुद ही सोचना चाहिए। तो आगे क्या होगा? जानकार कहते हैं जितनी बातें हुई हैं उतना व्यापार दोनों देशों के बीच शायद ही हो। अगर होगा भी तो उसमें बहुत समय लग सकता है। अब सवाल आता है कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध क्यों लगाया हुआ है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान मिडिल ईस्ट में आतंकियों का पालन पोषण करता है, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को पैसे और हथियार देता है और वो मिडिल ईस्ट को अस्थिर करना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इस उठापटक के बीच रईसी पाकिस्तान पहुंचे थे। विदेश दौरे के अगले चरण में रईसी श्रीलंका पहुंचे हैं। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी इजराइल हमास जंग से जुड़ी है। पहला अपडेट हिजबुल्लाह के हमले से जुड़ा है। 23 अप्रैल को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर भीषण हमला किया है। इसे हिजबुल्लाह का 7 अक्टूबर के बाद से अब तक का सबसे भीषण हमला बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा यह हमला बदले की कार्रवाई है। 7 अक्टूबर के बाद से हर दिन ही लेबनान से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच गोलाबारी जारी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के लगभग 270 लड़ाके मारे जा चुके हैं। वहीं हिजबुल्लाह के हमलों में लगभग 20 इजरायली सैनिकों और आम नागरिकों की मौत हुई है। अगला अपडेट सामूहिक कब्रों से जुड़ा है। खान यूनिस के नासेर अस्पताल से 3 अलग अलग सामूहिक कब्रें मिली हैं। इजरायली सेना ने लंबे समय तक इस अस्पताल में कब्जा जमाया हुआ था। 7 अप्रैल को सेना यहां से हटी। उसके बाद से कई लाशें यहां मिली हैं। आरोप है कि इजराइल ने लोगों की हत्या कर सामूहिक कब्रों में दफना दिया। इजराइल ने इस आरोप का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिस कब्र की बात हो रही है उसे कुछ महीने पहले गाजा वासियों ने खोदा था। उन्होंने अपने दावे के संबंध में सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया है। देश और दुनिया की और भी जरूरी और दिलचस्प खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। जाते जाते एक जरूरी सूचना, महाराष्ट्र के धुरंधर पत्रकारों के साथ होगी सौरभ द्विवेदी की पॉलिटिकल मास्टर क्लास। तारीख होगी 26 अप्रैल 2024। समय सुबह के 10:30 बजे और पता है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, सावित्रीबाई फूले, पुणे यूनिवर्सिटी, रानाडे इंस्टीट्यूट कैंपस। पता नोट कर लीजिए। आप भी पहुंचिए। हमारी चुनाव यात्रा से जुड़ने के लिए मेल कीजिए chunav@lallantop.com पर। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।